देखिए, अब यहाँ पे लाइसेंस के बारे में बात करते हैं। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसकी डेफिनेशन ज़्यादा है, पर ये पन्ने शॉर्ट में ही पड़ी हैं, 1 घंटे में तो हो ही नहीं पाती है डेफिनेशन। मोटर यानों के ड्राइवर 3 से 28 तक है। अब इनको थोड़ा समराइज ही समझिएगा। देखिए, अगर आपको गाड़ी चलाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी, यही लिखा है सेक्शन 3 में। कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान तभी चलाएगा जब उसके पास यान चलाने के लिए उसे प्राधिकृत करते हुए उसके नाम से दी गई प्रभावी चालन गति है, और कोई व्यक्ति ऐसी मोटर टैक्सी मोटरसाइकिल से भिन्न जिसे उसने अपने उपयोग के लिए भाड़े पर लिया है, धारा 75(2) के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन किराए पर लिया है। परिवहन यान को इस तभी चलाएगा जब उसका चालन गति उसे विनिर्देश ऐसा करने का हकदार बनाती है। अब देखिए, 2 कंडीशन बताती है धारा सेक्शन 3 कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तभी आप गाड़ी चलाइए, और ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा होना चाहिए कि उसमें गाड़ी का वर्णन हो। ऐसा ना हो कि 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है, आप 4 व्हीलर चला रहे हो, कह रहे ड्राइविंग लाइसेंस तो है साहब, नहीं हो पाएगा। हैवी वाहन चला रहे, 4 व्हीलर का लाइसेंस है, वो चला रहे हैवी वाहन, नहीं हो पाएगा। हैवी वाहन का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ये चीज़ बताती है सेक्शन 3 कि विनिर्दिष्ट वाहन ही चला पाएंगे आप। 20 शर्तें जिनके अधीन सब क्लॉज 2 बोलती है उपधारा 1 ऐसे व्यक्ति को लागू होगी जो मोटरयान सीख रहा है, ऐसी होंगी जो केंद्र सरकार। अब सीखने वाले व्यक्ति को लागू होने वाली शर्तें, स्पीड ज़्यादा नहीं चलाएंगे, लर्निंग लाइसेंस लिखेंगे गाड़ी के ऊपर, एक व्यक्ति साथ में बैठा होगा जो अच्छे से एक्सपर्ट हो। आप देखें ना, लर्निंग चलाने वाले के लिए निर्देश होते हैं कि जो अच्छे से गाड़ी, जैसे मैं कार अच्छे से चला लेता हूँ, आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आप लर्निंग लाइसेंस बनवा लिए, तो आपने कहा सर चलिए ज़रा, हम आपके बाजू में बैठ गए, आप चलाते जाएंगे। कैसे कोई दिक्कत आएगी तो मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता हूँ। ये कुछ निर्देश होते हैं, शर्तों के अधीन गाड़ी चलाते हैं। सेक्शन 4, सेक्शन 3 आवश्यकता, बिना गाड़ी की नहीं। देखिए, आवश्यकता क्या है, हम सब लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए तभी हम क्लास पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। देखो, आपको मैं बताऊँ, जैसा है चलने दीजिए, काम चल रहा है, बढ़िया है। एप्पल खरीद लीजिएगा इसके बाद, एडीपीओ बनने के बाद, अभी तो चल रहा है। अब चलाने के लिए आयु क्या होती है? क्या मेरा 10 साल 6 साल का बच्चा है वो कार चला सकता है, क्या बाइक चला सकता है? इसको भी यहाँ 4 और 5 पढ़ने की ज़रूरत है। सेक्शन 4 कहती है यान चलाने के संबंध में आयु सीमा, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान नहीं चलाएगा। कम से कम रिक्वायरमेंट है 18 साल, 18 प्लस का होना। 18 से कम का है तो मोटरयान नहीं चलाएगा। क्या ऐसी कोई कंडीशन है कि 18 से कम वाला भी मोटरसाइकिल चला पाए? मेरा बच्चा है, कक्षा 11वीं में पढ़ता है, 16 साल का है, 16 प्लस का है, वो कहता पापा मुझे ट्यूशन जाना पड़ता, मैं साइकिल से थक जाता हूँ। हम लोग लगता है बच्चों को दिलवा दें, एक स्कूटी दिलवा दें, छोटी गाड़ी दिलवा दें जिससे वो जा पाए। ऐसा कर सकते हैं तो, परंतु यही कहता है, परंतु कोई व्यक्ति 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी सार्वजनिक स्थान में 50 सीसी से अनधिक इंजन वाली क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। 50 सीसी लूना मोपेड टाइप की गाड़ी जो होती ना, उस तरह की गाड़ी आप चला सकते हैं 16 से कम वाली। तो अपन छोटी गाड़ी दिला सकते हैं बच्चे को, इस तरह की हो जो 50 सीसी वाली गाड़ी हो 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर। सबको दो, धारा 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति जो 20 वर्ष से कम आयु का है किसी सार्वजनिक स्थान में परिवहन यान नहीं चलाएगा। अब बस का कंडक्टर बनने के लिए, बस का ड्राइवर बनने के लिए या ट्रक का ड्राइवर बनने के लिए आपके पास आयु होना चाहिए कितना? 20 साल की। और 20 साल से कम है तो आप बस नहीं चला सकते हैं। हैवी यान चलाना है, परिवहन यान जिसको बोला जाता है, अगर हैवी यान चलाना तो 20 साल की आयु होना चाहिए। 18 वर्ष वाला चलाएगा, चालान हो जाएगा। कोई शिक्षार्थी या चालन व्यक्ति उस वर्ग के जिसके लिए उसे आवेदित किया गया है किसी यान को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह इस धारा के अधीन वर्ग में यान को चलाने के लिए पात्र नहीं, जब तक आयु एज नहीं रखता है तब तक नहीं दी जाएगी। तो 18 प्लस, 16 प्लस, 20 प्लस, ये 3 कॉन्टेक्ट आपने देखे हैं कंसेप्ट, इन तीनों को याद रखिएगा। सेक्शन 5, धारा 3 और 4 के उल्लंघन के लिए मोटरयान के स्वामियों का उत्तरदायित्व। बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे तो आप लाइबल हो जाएंगे। छोटे बच्चे से गाड़ी चलवा रहे या चला रहा है तो उसका स्वामी उत्तरदायी होगा।
जिसके नाम गाड़ी होगी वो लाइबल होगा। ये बताती है सेक्शन 5। मोटरयान का कोई भी स्वामी या भार साधक व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति से जो धारा 3 या 4 के उपबंधों की पूर्ति नहीं करता है, ना तो यान चलवाएगा, ना उसे चलाने की अनुमति देगा, ना चलाएगा ना चलाने की अनुमति देगा। ये यहाँ पे सेक्शन 5 बताती है। सेक्शन 6 में आ जाते हैं। चालन अनुज्ञप्तियाँ धारण करने पर निबंधन मतलब जो ड्राइविंग लाइसेंस है जो आपके पास में है तो कुछ शर्तें भी जोड़ी जाएंगी यहाँ पे, जैसे कोई व्यक्ति उस समय के दौरान जब वह तत्समय प्रबुद्ध कोई अनुज्ञप्ति चालन अनुज्ञप्ति धारण करता है, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या धारा 18 के उपबंधों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति के सिवाय, ऐसी दस्तावेज के सिवाय जिसमें उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को धारा 139 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार मोटरयान चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया, कोई अन्य चालन अनुज्ञप्ति धारण नहीं करेगा। अब ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी व्यक्ति उस समय के दौरान जब वह तत्समय प्रत कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करता है, पहला है ड्राइविंग लाइसेंस धारण करता है, दूसरा शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, तीसरा धारा 18 के उपबंधों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड कराता मोटर कार चलाने के लिए वो वाली के सिवाय, या ऐसी दस्तावेज जिसमें उसमें विनिर्दिष्ट, चौथा है ऐसी दस्तावेज जिसमें उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को 139 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार मोटरयान चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया। 139 में क्या है, विदेश में मोटरयान चलाना, आपको परमिशन मिल गई है, आप श्रीलंका जा रहे हैं, आप अपनी फरारी कार ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए एयरक्राफ्ट से, वहाँ चलाने की परमिशन आपको हम दे रहे हैं। 139 में विदेश में या विदेश की गाड़ी आती है इंडिया में उन्हें परमिट किया जाता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति आ जाएं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आ जाएं तो उनकी खुद वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं, खुद कमांडो होते हैं, वाहन और हथियारों के साथ आते हैं। आर्म्स एक्ट भी परमिशन देता है ऐसे लोगों को हथियार लाने के। चॉइस ही नहीं है, वो तो आएंगे तो हथियार तो लेके आएंगे, वो अपनी सिक्योरिटी लेके आएंगे, नहीं हटाएंगे, वो अपने वाहन लेके आएंगे बड़े हवाई जहाज से, तभी आपके यहाँ चलेंगे। क्या मालूम आपके वाहन कवर कर पाए, उड़ा दे कोई तो क्या कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर कोई अन्य चालन अनुज्ञप्ति धारण नहीं करेगा। तो ये 4 प्रकार की ड्राइविंग लाइसेंस अपन को देखने को मिलेंगे इस पूरे एक्ट में। ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस 18 में, और विदेशी वाहनों को लाइसेंस 131 में, या विदेश में अपने वाहन को लाइसेंस। चालन अनुज्ञप्ति या शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के धारक अन्य किसी व्यक्ति को उसका उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं देगा, किसी अन्य को परमिट, तो जिसके नाम है वही चलाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पापा का ड्राइविंग लाइसेंस है, मैंने कहा बेटा ये ले जाओ तुम गाड़ी, हेलमेट लगा के जाओ, कोई पूछे दिखा दे, ऐसा नहीं होगा। जिसके नाम है वही चलाएगा। इस धारा की कोई बात धारा 9 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिकारता वाले अनुप्रापण प्राधिकारी को उस वर्ग के यानों में जिनको चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति उसके धारक को प्राधिकृत करती है, अन्य वर्ग के यान जोड़ने से निवारित नहीं करे। अब आपके पास 2 व्हीलर का यान है, आप उसमें 4 व्हीलर भी जुड़वा लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस में, 4 पहिया ले लिए गाड़ी तो जुड़वाना ही पड़ेगा। बस ले ली, बस चलाना चाहते, ट्रक खरीद लिया, ट्रक चलाना चाहते तो हैवी जुड़वा लीजिए, हैवी वाहन करवा लीजिए लाइसेंस को, तो उसी में जुड़ता जाएगा, मतलब वो जमा हो जाएगा, उसकी जगह पर नया मिल जाएगा प्रिंटेड होके आपको, ऐसा हो जाएगा। तो अभी आपके पास 2 व्हीलर का था, अब हैवी का हो गया है, 4 व्हीलर का हो गया। 7 कुछ यानों के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति दिए जाने का निबंधन। अब देखिए लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है। अब लर्निंग लाइसेंस की कंडीशन क्या होती है बताती है सेक्शन 7। देखिए कोई व्यक्ति होता है, अब जैसे आपके यहाँ कोई मान लीजिए एक वर्कर आ रहा है, आप 1-1 क्विंटल के बोरे उठवाते हैं उनसे, तो उससे पहले छोटा बोरी उठवाएंगे, छोटी छोटी बोरियाँ उठाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, फिर 1-1 क्विंटल की छल्ली लगवाएंगे, पीठ पे लदवाएंगे, बोरी पटकवाएंगे, एकाएक नहीं उठवा देंगे। कोई भी होता है, जैसे अपन लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, धीरे धीरे लर्निंग प्रोसेस, वही ये बता रहे कि कोई भी व्यक्ति को परिवहन यान चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जाएगी, क्या के लिए, बड़ा बस चलाना चाहते हैं तो लर्निंग लाइसेंस कब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि उसने हल्का मोटरयान चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष तक चालन अनुज्ञप्ति धारण नहीं की है। 1 वर्ष तक का अनुभव होना चाहिए आपका। किसका होना चाहिए 1 वर्ष तक का अनुभव, कार मार्ट चलाने का, छोटे यान 4 व्हीलर चलाने का अनुभव होना चाहिए कि 1 साल से आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, तभी हम आपको बस चलाने का लर्निंग लाइसेंस दें।
परंतु इस उपधारा के अंतर्गत कोई बात ई गाड़ी ई रिक्शा को लागू नहीं होगी। अब ई गाड़ी ई रिक्शा लेना चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा, वहाँ कोई अनुभव नहीं दिया जाएगा, आपसे लेने की ज़रूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट लाइसेंस ले सकते हैं, लर्निंग लाइसेंस। तो बस चलाने के लिए कम से कम 1 साल तक आप 4 व्हीलर चलाने का अनुभव रखते हो तो बस चलाने का लाइसेंस आपको दे दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को बिना गियर वाली मोटरसाइकिल को चलाने की शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की वांछा करने वाले व्यक्ति की देख रेख करने वाले व्यक्ति की लिखित सहमति के बिना नहीं दी जाएगी। ये आप ध्यान दीजिए। 18 साल से कम का है तो बिना गियर वाली गाड़ी दे दीजिए आप। कुछ गाड़ियां होती हैं जिनमें गियर नहीं डलता है, स्टार्ट कीजिए क्लच दबा के स्टार्ट करना पड़ता है उन्हें सेल्फ से, एक्सीलेटर लेते जाइए, क्लच छोड़ते जाइए, गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे लिखित सहमति के बिना लर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, ये आपको 18 वर्ष से कम है ना तो गार्जियंस की सहमति जरूरी है। 8 शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का दिया जाना। अब देखिए लर्निंग लाइसेंस देने की बात है, सेक्शन 8 बोलती है कोई व्यक्ति जो धारा 4 के अधीन मोटरयान चलाने के लिए निर्धारित नहीं है और जो उस समय चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या प्राप्त करने के लिए निर्धारित नहीं है, धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए राज्य में किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सके। अब देखिए लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है कोई व्यक्ति अगर वो अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, ये आपको यहाँ समझना। कहाँ पे आवेदन करेगा, किस अनुज्ञापन प्राधिकारी को करेगा, ये भी देख लें। जैसे आप मान लीजिए भोपाल में रहते हैं तो आप क्या ग्वालियर में आवेदन कर सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। भोपाल में रहते भोपाल में ही आवेदन करो, क्योंकि भोपाल में रहते हैं आपके सारे बिजनेस इंदौर में हैं, वाहन इंदौर में भी रखना है आपको, भोपाल में भी रखना है, तो आप इंदौर या भोपाल कहीं भी कर लो। ग्वालियर में आपका कोई काम ही नहीं है तो ग्वालियर में लाइसेंस क्यों ले रहे हैं आप? जहाँ आप रह रहे हैं उसी एरिया में लाइसेंस लीजिए। तो वही बात यहाँ कही गई है, जिसमें वह व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है। लर्निंग लाइसेंस पहली प्रोसीज होती है, फिर परमानेंट लाइसेंस बनता है, जहाँ पर निवास करता है, कारोबार करता है। जिसमें धारा 12 में निर्दिष्ट वह विद्यालय स्थापन स्थित है जहाँ वह मोटरयान चलाना सीखना चाहता है। जहाँ पे वह विद्यालय या स्थापन स्थित है वहाँ पर या जहाँ पर निवास है, कारोबार करता है, युक्त फीस दी जाएगी केंद्र सरकार। इलेक्ट्रॉनिक साधन है, दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तमाम चीज़ें ये यहाँ पे बताती है, कंडीशन जो आपको थोड़ा यहाँ पे देखना है। बस यहाँ पे इतना छोड़ दीजिए, आप क्लॉज 1 ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा आप। आपको कुछ लगे कि इसमें समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि यहाँ से कोई ओटी नहीं आने वाला है। लर्निंग लाइसेंस कौन सी धारा में ग्रांट किया जाता है? 9 में ग्रांट किया जाता है। अनुज्ञापन प्राधिकारी ध्यान ग्रांट करता है। कहाँ पर ग्रांट किया जाता है? जहाँ पे आप निवास कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं तो उस संस्था का इंस्टीट्यूट जिस जगह पे है तो उस जगह पे प्रोवाइड कराया जाता है। बाकी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, यहाँ से कोई ओटी और नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 9 पे आ जाते हैं, चालन अनुज्ञप्ति का दिया जाना। अब 8 में लर्निंग लाइसेंस मिलता है आपको, 9 में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। कैसा? ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। कोई व्यक्ति जो उस समय चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या प्राप्त करने के लिए निर्धारित नहीं है, उसको चालन अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए राज्य में किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। अयोग्य नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस जिसको मिल सकता है उसी को अपन क्या करेंगे, लर्निंग लाइसेंस मिल सकता है उसी को ड्राइविंग लाइसेंस दे देंगे। जिसमें वह व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, कारोबार करता है, धारा 12 में निर्दिष्ट विद्यालय स्थापन है या मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, सीख चुका है, तो वो तीनों कंडीशन पूर्ववत है। तो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर सेक्शन 9 के अंतर्गत दिया जाएगा। आगे की कंडीशन भी उसी से मिलती जुलती हैं जो अपन को नहीं पढ़ना है। यहाँ पे एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब परमानेंट लाइसेंस दिया जाता है तो यहाँ सब क्लॉज 5 में आ जाएंगे आप। इसमें सब क्लॉज 5 में कुछ चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जहाँ आवेदक
परीक्षण उत्तीर्ण नहीं करता वहाँ उसे 7 दिन की अवधि के पश्चात परीक्षण पुनः देने की अनुज्ञा दी जा सकती है। आपको लर्निंग लाइसेंस दिया गया, आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो आपको गाड़ी चला के बताना पड़ेगा। गाड़ी चला के नहीं बता पाते तो 7 दिन के लिए आपको स्थगित कर देंगे लाइसेंस। 7 दिन बाद फिर आइए, फिर चला के दिखाइए, ये यहाँ पर बताया गया। परंतु 3 बार परीक्षण देने के पश्चात भी उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो वह ऐसे अंतिम परीक्षण की तारीख से 60 दिन की अवधि के समाप्ति के पूर्व ऐसा परीक्षण पुनः देने के लिए अर्हत नहीं होगा। अब 3 बार आप नहीं कर पाए, 7 दिन करके 3 बार मैंने बुलाया, 3 बार आप गाड़ी चला के नहीं दिखा पाए तो फिर 60 दिन बाद आना है, 2 महीने बाद आना है आपको। ऐसा परीक्षण पुनः देने के लिए अर्हत नहीं होगा और ऐसे आवेदक से धारा 12 के अधीन स्कूल स्थापना में उपचारात्मक चालन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने की अपेक्षा करेगा और उसको भेजेगा कि भैया जाओ किसी प्रशिक्षण स्कूल में जाओ, पहले गाड़ी चलाना सीखो, फिर आना यहाँ पे, तब हम आपको परमानेंट बना के देंगे। ये बस आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा और धारा यहाँ पे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आप उसको चाहें थोड़ा बहुत पढ़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 10 पे आ जाते हैं। चालन अवधि का प्रारूप व अंतर्वस्तु। अब कंटेंट क्या होगा? आप ड्राइविंग लाइसेंस आप सबके पास में होंगे, आप कभी उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उसमें लिखा रहेगा। देखिए धारा 18 के अधीन दी गई चालन अवधि की सीमाएं जो केंद्र सरकार देती है, प्रत्येक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति और चालन अवधि में ऐसे प्रारूप में होगी, उसमें ऐसी जानकारी अंतर्वस्त होगी जैसे केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त की जाए। शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अवधि में यह भी अभी व्यक्त किया गया होगा कि धारक निम्नलिखित वर्गों में से एक या अधिक वर्ग का मोटर यान चलाने का हकदार है। अब उसमें लिखा होगा, जैसे आप देखिएगा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें लिखा है MC विथ गियर, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल। इंग्लिश में लिखा होगा MC विथ मोटर कार विथआउट गियर, विथआउट गियर, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल, MC विथआउट गियर। गियर वाली मोटरसाइकिल MC विथ गियर, हमारे लिखा है MC विथ गियर लिखा है। रूपांतरित यान AB लिखा रहता है। हल्का मोटर यान LMB लिखा रहता है लाइसेंस में, मेरे में LMB लिखा है, लाइट मोटर यान मतलब कार मार्ट चला सकते हैं, हैवी का नहीं है मेरा। परिवहन यान TB लिखा रहता है, TB ट्रांसपोर्ट व्हीकल बोलते हैं जिसको, TB लिखा रहता है शॉर्ट में, मतलब आप बस भी चला सकते हैं, हैवी का है आपके पास। रोड रोलर R लिखा रहता है, रोड रोलर चलाना है आपको तो R लिखा रहता है। कोई अनस्पेसिफाइड अगर कोई वाहन है तो उसका भी यहाँ पे इंडिकेशन होता है कि स्पेसिफाइड वाहन आप चलाना चाहते हैं, तो ये उसके कंटेंट में अंतर्वस्तु प्रारूप में लिखा रहता है। चालन अवधि में परिवर्धन, देखिए इसके परिवर्धन से ही पता चल रहा है इसमें कुछ जुड़ रहा है। एडिशन बोला जाता है, एडिशन मतलब किसी में कुछ जोड़ दो। मान लीजिए एक कॉपी है, बेयर एक्ट है, मैंने कहा ये अचल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं, ये अचल संपत्ति में नहीं आती, मैं वो लिस्ट लिखाता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है TPA में। तो आपने क्या किया, एक पेज पर लिख के सेक्शन 3 पे ही चिपका दिया उस पेज को, यहीं पे पढ़ लेंगे जब डेफिनेशन पढ़ेंगे कौन कौन सी अचल, जैसे पूजा का अधिकार अचल संपत्ति नहीं है, लेकिन महंत का पद अचल संपत्ति है, वंशानुगत महंत का पद अचल संपत्ति है। ईजमेंट, इस तरह के जो राइट है क्या अचल संपत्ति क्या नहीं है, फलदार वृक्ष अचल संपत्ति है, ऐसी लिस्टेड मैंने करा दी। तो देखिए परिवर्तन में क्या होता है, जुड़ना होता है। जैसे मेरे पास 2 व्हीलर का लाइसेंस है, 4 व्हीलर और जोड़ना चाहते हैं हम तो जुड़वा सकते हैं उसमें, इसको परिवर्तन बोलते हैं। सेक्शन 11 लागू, इसका क्लॉज 1 अपन को पढ़ना है मात्र। किसी वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को चलाने की चालन अवधि धारण करने वाला कोई व्यक्ति जिसके पास लर्निंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस धारण करने वाला कोई व्यक्ति जो किसी अन्य वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को चलाने के लिए चालन अवधि को धारण या प्राप्त करने के लिए तत्समय निर्धारित नहीं है, उस अनुज्ञप्ति में ऐसे अन्य वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को जोड़ देने के लिए राज्य में किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा जिसमें वह निवास करता है, कारोबार करता है, दस्तावेजों फीस के साथ केंद्रीय सरकार द्वारा वहन की जाए। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जहाँ वो निवास है, कारोबार कर रहा है, जैसे मुझे लग रहा है मुझे 2 व्हीलर का है, 4 व्हीलर भी जुड़वाना है तो मुझे उसके लिए प्रोसेस करनी पड़ेगी, 4 व्हीलर जुड़ जाएगा। हैवी बनवाना है, हैवी बनवाना, जुड़ेंगे तो आपको चला के दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, तभी जोड़ पाएंगे, वो ऐसे नहीं जोड़।
तो पहले लर्निंग के तौर पे दे दिया जाएगा आपको, फिर जाके आप परमानेंट अपने मेन लाइसेंस में जुड़वा सकते हैं। मतलब अपने लाइसेंस में जितने बड़े वाहन चलाना चाहें उतने बड़े वाहन के लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। सेक्शन 12, मोटर यानों को की चलाने की शिक्षा देने के लिए विद्यालयों या स्थापनों का अनुज्ञापन और विनियमन। अब देखिए, केंद्रीय सरकार ने मोटरयान चलाने और संबंधित शिक्षा देने के लिए विद्यालयों स्थापनाओं राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञापन विनियमों के प्रयोजनों के लिए नियम बना सके। तो क्या है, स्थापना की है, स्कूल बनाए हैं। आप देखेंगे आपकी कोशिश तो ये की जा रही है सरकार द्वारा, हर जिले में एक स्कूल बनाया जाए, जिले से नीचे भी स्कूल बनाए जाएं, जो आप वहाँ चलाना सीखिए गाड़ी, वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि मैंने चला दिया, एक्सपर्ट है। वो सर्टिफिकेट जाके आप लगा दीजिए और आरटीओ को लगेगा चलवाना नहीं है तो वो आपको ऐसे ही दे देगा लाइसेंस। वो कहेगा एक बार चला के दिखा दो, चला के दिखा दो। अब लाइसेंस यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मार्कशीट मिल जाएगी, आप पास करके आए हैं परीक्षा, चला के सीख ली है गाड़ी, तो फिर वहाँ पे दे दिया जाएगा। कुछ अन्य कंडीशन है, नियम क्या क्या हो सकेंगे जिनमें वो बंद किया जाएगा, क्या अनुज्ञप्ति कौन देगा विद्यालयों के लिए, पर्यवेक्षण कौन करेगा, अब स्कूल चला दिए तो प्रॉपर चल रहे कि नहीं, कौन पर्यवेक्षण करेगा, तो आदि कुछ विशिष्टियाँ हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं, ओटी कोई नहीं आने वाला है यहाँ पे। सेक्शन 13 में आ जाएंगे, मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्तियों के प्रभावी होने का विस्तार। अब मान लीजिए मेरा लाइसेंस है सागर से, मैं जब सागर में पढ़ रहा था वहाँ से बना है, मैंने कहा ना 2024 में रिनोवल कराना है मुझे, 2023 के बाद में 24 के लास्ट एक आध महीने पहले रिनोवल के लिए आवेदन कर दूंगा। इस अधिनियम के अधीन दी गई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालनुज्ञप्ति संपूर्ण भारत में प्रभावी होगी। जैसे वारंट प्रभावी होता है ना सेक्शन 77 में पूरे भारत में कहीं भी, वैसे ही सेक्शन 13 में ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रभावी होगा। अब आप कार चला के दिल्ली गए, अब अपनी कार ले गए, मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी सी कार है, आप उस कार को लेके गए दिल्ली, फैमिली को लेके घूमने गए, मथुरा वृंदावन गए, इंदौर से घूमने, यूपी में आ रहा है, आप एमपी के हैं, तो आपका लाइसेंस वैलिड होगा वहाँ के, यूपी का लाइसेंस चाहिए होगा, वैलिड होगा भैया। आप कर्नाटक के भी होंगे तो भी वैलिड होगा आपका, कहीं के भी होंगे, कहीं भी आप घूमिए, संचरण कीजिए पूरे भारत भर में। कार आप लाइसेंस मिल गया है, कार खरीद लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, सारी चीज़ें के लिए कहीं भी रोमिंग करिए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्ति के प्रभावी होने का विस्तार सेक्शन 13 बताती है, संपूर्ण भारत में कहीं भी। 14, मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्ति का चालू रहना, कब तक चालू रहेगी। अब अपन ने वारंट के बारे में पढ़ा था कि जब तक खारिज न कर दिया जाए, जब तक पकड़ न लिया जाए, तब तक वो माना जाएगा वारंट जारी है। एक बार वारंट निकला, खारिज नहीं किया तो जारी रहेगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस है वो कब तक चालू रहेगा, इसके बारे में ये सेक्शन 14 बताती है आपको। इस अधिनियम के अधीन दी गई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति दिए जाने की तारीख से 6 मास की अवधि तक प्रभावी रहेगी। लर्निंग लाइसेंस 6 माह तक प्रभावी रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 6 माह अंडरलाइन कर लीजिए, इस क्लॉज को ही IMP कर लीजिए, इस पर OT बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। जो लर्निंग लाइसेंस मिलेगा वो कितने समय के लिए मिलेगा, 6 माह के लिए मिलेगा, 6 माह तक प्रभावी रहेगा। मतलब 6 माह के अंदर आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना है, जाके आवेदन कर देना है कि हमारे पास लर्निंग लाइसेंस रह चुका है, 6 महीने से हम गाड़ी चला रहे हैं, चलाने लगे हैं साहब, हमें परमानेंट लाइसेंस। इस अधिनियम के अधीन दी गई नवीकृत चालन अनुज्ञप्ति परिवहन यान को चलाने की अनुज्ञप्ति की दशा में 5 वर्ष की अवधि तक, इसको IMP लगाइए। परिवहन यान चलाना चाहते तो ड्राइविंग लाइसेंस कितने समय के लिए मिलेगा आपको, 5 साल के लिए मिलेगा। मतलब बस चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल के लिए मिलेगा। परंतु खतरनाक, देखिए यहाँ पे हजार्डस है, इसको भी IMP कीजिए। खतरनाक परिसंकटमय प्रकृति के माल को ले जाने वाले परिवहन यान, गैस सिलेंडर के टैंकर ले जा रहे, पेट्रोलियम ले जा रहे, आप अन्य एक्सप्लोसिव पदार्थ ले जा रहे हैं जो भारत सरकार के अधीन आ रहे हैं, जिसका आपके पास परमिट है,
अनुज्ञप्ति की दशा में वो 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। तो ऐसे यान को चलाने के लिए आपको लाइसेंस 3 वर्ष का दिया जाएगा। बस चलाने के लिए 5 साल तक के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। खतरनाक वाहन माल ढोने के लिए जो यान चला रहे हैं उसका 3 साल के लिए दिया जाएगा। बी बोलती है किसी अन्य अनुज्ञप्ति की दशा में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार वहद करे यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने या तो मूल रूप में या उसके नवीकृत पर, अब देखो मध्यम मालयान होते हैं या वाहनयान होते हैं या कार वगैरह होती हैं, छोटे लाइट मोटर व्हीकल होते हैं, इनके लिए लाइसेंस कैसे मिलेगा इनका देखिए। जैसे मान लीजिए मुझे लाइसेंस मिला, अब मैंने लाइसेंस आपको बता रहे ना 2001 या 2000 में बनवाया था, सन 2000 में, अभी भी चल रहा है वो लाइसेंस मेरा, 2024 तक चलेगा। 24 साल का लाइसेंस मिला मुझे, क्या मिल सकता है? मुझे कैसे मिल गया होगा इतने समय का? वो चीज़ें आप कॉन्सेप्ट यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, पूरे एक्ट में यही धारा थोड़ी टेक्निकल है, अगर ये आपने ध्यान से नहीं समझी तो नहीं समझ पाएंगे। देखिए, उसके जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख को, उसके जारी करने पर या नवीकरण की तारीख पर 30 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। मेरी आयु है 25 साल, ठीक है, 30 साल का नहीं हुआ हूँ। मान लीजिए मेरी आयु है 25 साल, मैंने अप्लाई किया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, लर्निंग मिल गया, फिर हम परमानेंट की बात कर रहे हैं, तो वह उस तारीख तक प्रभावी होगा जिस तक ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। कब तक प्रभावी होगा? जब तक हम 40 साल के नहीं हो जाते। तो हमने बताया कम से कम एज कितनी होना चाहिए? 18 साल होना चाहिए। 19 साल में फर्स्ट ईयर था, 20 साल में सेकंड ईयर था, 20 साल में मैंने अप्लाई किया, तो मुझे कितने साल का लाइसेंस मिल गया? 20 साल में अप्लाई किया, हाँ 20 साल के लिए मिल गया मान लीजिए। मैंने और हो सकता दो 3 साल पहले अप्लाई किया हो, मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, तो मुझे 24 साल का मिला है। तो यहाँ पे 20 साल के लिए मिल जाएगा जब तक मैं बाउंड्री 40 क्लोज नहीं कर जाता। तो 18 साल का व्यक्ति, जैसे मेरा लड़का 18 साल का हो जाएगा, मैं लाइसेंस बनवाऊंगा तो उसको 22 साल का लाइसेंस मिल जाएगा। हो सकता है मेरे में 22 साल का ही हो, 22 साल का लाइसेंस मिल जाएगा। कैसे? 18 और 2 20 और अगले 20 कितने? 22 साल तक के लिए लाइसेंस मिल जाएगा 4 व्हीलर चलाने का। लो बेटा, एक बार लाइसेंस मिला, चलाओ 22 साल तक, फिर रिन्यूअल करा लेना। अब देखिए दूसरी कंडीशन, 30 साल से बिलो की बात कर रहे हैं हम। 18 प्लस पे आपको मिल जाएगा। 18 जैसे ही 18 साल 1 दिन के हुए, हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया लड़के का, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, तो 22 साल के लिए लाइसेंस अपन को मिल गया। 20 साल तक मैंने कहा नहीं, कुछ लोग डरते हैं कि बच्चे को और बड़ा हो जाने दो तब गाड़ी दिलवाएंगे, तो हमने कहा थोड़े बड़े और हो जाओ तुम। 20 साल का हो गया तब दिलवाए, तो हमें 20 साल के लिए मिला। रिड्यूस करते जाओ, उतना जितना आगे एज बढ़ती जाएगी उतना कम होता जाएगा उतना। ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझिएगा आप। दूसरा पॉइंट, उसके जारी करने पर उसके नवीकरण की तारीख को 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली। अब मैं 30 साल का हो गया हूँ कंप्लीट, मेरा लड़का हो गया 30 साल का और मैं तो हो गया हूँगा कितना 60 साल का, ज़्यादा 30 साल का लड़का हो गया। अब मैं लाइसेंस दिलाना चाहता हूँ उसको, अभी तक नहीं दिलाया मैंने, मैं खुद ही अब ड्राइवर जाता था, चलाता था। मैंने कहा बेटा अब तुम थोड़े समझदार हो, तुम बनवा लो लाइसेंस, तुम अपनी गाड़ी से ऑफिस चले जाया करो, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो सब मैनेज कर लोगे, तुम थोड़े मजबूत बनो। तो लाइसेंस बनवा दिया मैंने 30 साल में। किंतु 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो वह ऐसे जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावित है। मान लीजिए मेरी एज है 30 साल से 50 साल के बीच में, मैं 50 साल का हो गया मान लो, ठीक है, तो मुझे इस कंडिका में लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन मैं 30 साल से 50 साल के बीच का हूँ तो मुझे 10 साल के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। मान लीजिए 30 साल का हूँ तो 40 साल तक के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। 40 साल से 50 साल के बीच का हूँ तो 10 साल और मिल जाएगा, 10 साल के लिए। मान लीजिए मैं 48 साल का हूँ तो मुझे कितने साल का लाइसेंस मिलेगा? यहाँ पे 2 साल के लिए मिलेगा। मतलब 30 और 50 के 50 पूरी ना की हो, बस ये ध्यान देना, तो 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। 50 पूरी करने में 2 ही साल बचे हमें, तो 2 साल के लिए लाइसेंस तो मिल ही सकता है मुझे। ये आप थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा। इस तरह की अगर कुछ प्रॉब्लम रख दी ना इंटरव्यू में तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। नहीं आए तो आप तुरंत बताइएगा, क्षमा चाहता हूँ, सॉरी सर,
मैं इस कॉन्सेप्ट पर क्लियर नहीं हूँ, बस इतना बोल दीजिएगा आप, वो अगला क्वेश्चन रख देंगे। और आपने गलत सलत आंसर दिया तो वो जानेंगे लड़का ओवर स्मार्ट बन रहा है, लड़की ओवर स्मार्ट बन रही, तो पिटाई हो जाएगी। एक क्वेश्चन पे दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 गलत कर देंगे सीधे। कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरव्यू में आपके सॉरी बोलने से, आप कितने स्पष्ट हैं इस पर फर्क ज़्यादा पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ष के लिए 30 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की आयु का है तो 10 वर्ष का लाइसेंस दिया जाएगा, 50 आयु पूरी ना। आगे बढ़ते हैं। उसके जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख को 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, अब वो 50 साल का हो गया है, क्या होगा? या रिनोवल पे 50 साल का हो गया है, किंतु 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो वह ऐसे जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। सॉरी, यहाँ पे नीचे वाला पढ़ना है अपन को। 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है किंतु 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर नहीं की है तो वह ऐसे जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से उस तारीख तक प्रभावी रहेगा जिसको वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। अब 50 साल के हो गए, जैसे मान लीजिए मैं 2022 में 40 साल का हो जाऊंगा, अब मुझे लाइसेंस मिलेगा, मैं रिनोवल कराऊंगा 23 में, ठीक है, 23 में 24 में कराऊंगा रिनोवल, तो मुझे कितने साल के लिए मिल जाएगा लाइसेंस? 10 साल के लिए मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। 8 साल के लिए लाइसेंस रिनोवल होगा, 50 साल के हो गए। अब 50 साल से और 60 साल के बीच हम हैं, 55 के नहीं हुए हैं, 50 साल के हो गए हैं। अब 50 साल में हम रिन्यूअल फिर करवाएंगे उसको, ठीक है, तो हमें कितने साल के लिए लाइसेंस मिल जाएगा? ये लिखा है 55 से कम, यहाँ लिखा है 55 की आयु प्राप्त नहीं की है तो वही ऐसे जारी करने पर नवीकरण करने की तारीख है 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, 10 साल के लिए और मिल जाएगा मुझे लाइसेंस रिन्यूअल, ठीक है। अब मैं 55 साल का हो गया हूँ, मान लीजिए 55 साल का, तो क्या होगा? 55 साल में मैंने अप्लाई किया लाइसेंस के लिए, 55 से अधिक के हैं, 56 साल के हैं मान लीजिए, अब हमने अप्लाई किया, उसने यथास्थिति जारी करने पर उसके नवीकरण की तारीख को 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो वह ऐसे जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है। जो 50 साल के हैं, 55 के नहीं हुए हैं, तो हमें 60 साल तक के लिए लाइसेंस, 10 साल तक, 8-10 साल का लाइसेंस मिल जाएगा। और 55 प्लस के हो गए हैं तो 3-4 साल के लिए, 4 साढ़े 4 साल, जितना बच्चा जब तक 60 के नहीं हो जाते हमें लाइसेंस दे दिया जाए। तो ये थोड़ा यहाँ पे कंडिकाएँ हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन के पास लाइसेंस होगा क्या अभी? ये तो 60 साल पे बाउंड्री लाइन लगा दी, आगे कुछ लिखा भी नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। उनके एक ड्राइवर चलाता, वो ड्राइवर के पास लाइसेंस होगा। मतलब एक माना जाता है कि एक 60 साल तक का आदमी गाड़ी चला सकता है, लेकिन चलाते रहो, अपन चलता रहता है, इतना कोई परेशान नहीं करता सीनियर सिटीजन को। ये थोड़ी अपन यहाँ मानवता है, लेकिन कानून स्ट्रिक्ट रहता है। उसके बाद आगे का मुझे पता नहीं है इसमें क्या प्रोसीजिंग है। व्यवहारिक तौर पे हमें आरटीओ से संपर्क करना पड़ेगा कि भाई 60 साल का एक व्यक्ति है और वो कोई मान लीजिए एक लॉयर है, अब लॉयर 90 साल तक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो तो कोर्ट गाड़ी से आते हैं। हालांकि उस समय उनकी स्थिति ये हो जाती है, उनके असिस्टेंट कहीं हो जाते हैं, गाड़ी ड्राइवर लगा रहता है, वो आते हैं लेके। मान लीजिए खुद ही ड्राइव करके आ रहा है तो आ सकता है क्या? लाइसेंस कैसे बनेगा जब 6 साल 60 साल तक की बातें कर रहे हैं? ये अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे, जानकारी करेंगे व्यवहारिक में क्या अंतर है, ऐसा तो आप थोड़ा मालूम कीजिएगा इसमें। अब देखिए सेक्शन 15, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीकरण। कोई भी अनुज्ञापन प्राधिकारी, देखा यहाँ पर क्या लिखा है, कोई भी, जैसे मेरा सागर से लाइसेंस बना है, अब रिनोवल छतरपुर से कराएंगे। देखिए आप, कोई भी अनुज्ञापन प्राधिकारी उसे आवेदन किए जाने पर किसी चालान अनुज्ञप्ति को, कोई भी हो तो जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दी गई है उसको समाप्ति की तारीख से नवीकृत कर सकेगा, रिनोवल कर सकेगा। कोई भी यहाँ का आरटीओ ऑफिसर है, उसको हम आवेदन लगाएंगे कि रिनोवल कराना साहब, एड्रेस चेंज कराना, तो वो यहाँ पे कर देगा। परंतु ऐसी दशा में जिसमें कि चालान अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति की तारीख से 1 वर्ष के पूर्व या उसकी समाप्ति के तारीख के पश्चात 1 वर्ष के भीतर किया गया है, चालान अनुज्ञप्ति उसके नवीकरण की तारीख से नवीकृत की जाएगी। तो एक ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष पहले 2024 में नवीकरण होना है मेरा, तो मैं 2023 में आवेदन कर सकता हूँ, या उसकी समाप्ति की तारीख के पश्चात 1 वर्ष के भीतर, जैसे ही मेरा समाप्त हो, 24 में समाप्त हो, तब आवेदन करेंगे हम।
तो हमें क्या करेंगे, ना 23 में करेंगे ना 24 में, हम 24 में समाप्ति के 1 महीने पहले आवेदन कर देंगे रियल टाइम में, कि वो ये नहीं कह पाए कि आप क्यों आए हो। 1 महीने पहले अपन आवेदन कर देंगे रिन्यूअल के लिए, ये अपन सही लग रहा है। जैसे रिचार्ज ख़त्म होने वाला है और अपन डेली नेट यूज करते हैं, ज़रूरत है तो अपन 1 दिन पहले कर देते हैं या बिल्कुल बाउंड्री पे जाके करवा लेते हैं। तो वैसे यहाँ करवा सकते हैं कि 1 साल पहले रिन्यूअल करा सकते हैं, उसके 1 साल के भीतर रिन्यूअल करा सकते हैं, समाप्ति के 1 साल के भीतर। जैसे समाप्त हुआ 24 में, 25 तक अपन करा सकते हैं बिल्कुल। जिस तारीख को रिन्यूअल किया जाएगा उसी तारीख से आगे एक पोस्टपोन डेट मिल जाएगी आपको, आगे के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। परंतु यह और कि जहां आवेदन परिवहन यान चलाने की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए, अब देखिए बस चलाने के लिए है, या जहां किसी अन्य यान अन्य दशा में आवेदक के 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, वहां उसके साथ धारा 8(3) में निर्दिष्ट प्रारूप और रीति में चिकित्सा प्रमाण मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। और धारा 8 की उपधारा 4 के उपबंध जहाँ तक हो सके ऐसी प्रत्येक दशा के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के संबंध में लागू होते हैं, लर्निंग लाइसेंस के संबंध में होते हैं, उसी भांति यहाँ पे लागू होंगे। देखो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, 40 प्लस के आप हो गए हैं और बस वगैरह चलाना चाहते हैं तो। इसका सब क्लॉज 2 केंद्र सरकार बेहद करेगा, आवेदन क्या होगा। सब क्लॉज 3 बताती है कि जहां चलन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से पूर्व या उसके पश्चात अधिक से अधिक 1 वर्ष के भीतर किया गया है, वहाँ ऐसे नवीकरण के लिए फीस क्या होगी, केंद्र सरकार वहन करेगी। और एक वर्ष के पश्चात किया गया है, देखो पूर्व किया गया है, 1 वर्ष के भीतर किया गया है, 1 वर्ष के पश्चात किया गया है आवेदन, तो क्या होगा, सब क्लॉज 4 बोलती है। तो फीस क्या होगी, केंद्र सरकार वहन करेगी। तो चाहे पहले करो बाद में शायद फीस केंद्र सरकार, बाद में करोगे तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा फीस लगेगी, तो पहले ही कर देना चाहिए। कोई इंस्ट्रक्शन दे उससे पहले अपन रिन्यूअल करा लो, बढ़िया है। उचित और पर्याप्त कारण से आवेदन नहीं कर पाए तो इसके बाद भी आवेदन कर सकता है, फीस कुछ ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा। बाकी आप छोड़ दीजिएगा, पढ़ने लायक नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, 16 में आ जाएंगे, रोग या निसक्ता के आधार विचार। मान लीजिए किसी को ऐसा रोग हो गया, मिर्गी आती किसी को, दौरे पड़ते, और वैसे व्यक्ति को गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। पता चला मेन सड़क पे मिर्गी आ गई, कुछ लोगों को गिर जाते हैं, एक आधे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं लाइफ में। तो ऐसे लोग खुद की जान खतरे में डालेंगे, दूसरे की जान खतरे में डालेंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे, अपन वापस ले लेगा, अनुज्ञापन प्राधिकारी जो लाइसेंस दिया है उसको वापस ले लेगा, फिर तहत कर लेगा। ये सेक्शन 16 बताती, कुछ अंदर नहीं पढ़ना है ज़्यादा, मार्जिनल नोट ही ध्यान रखें। 17 कहती चालन अनुज्ञप्ति देने से इनकार करने या उसके प्रतिसरण के आदेश या उनसे अपील। अब देखिए कोई इनकार कर देता है ड्राइविंग लाइसेंस देने से तो क्या किया जाए, तो ये बताती है सेक्शन 17, अपन अपील करेंगे, बड़े अधिकारी को अपील करेंगे। किसको अपील करेंगे, देखिए जब कोई अनुज्ञापन प्राधिकारी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति देने या चालन अनुज्ञप्ति देने से उसका नवीकरण करने से इनकार या प्रतिसरण करता है, किसी वर्ग के मोटरयान जोड़ने से इनकार करता है, आवेदन धारक को दी जाएगी संसूचना, आवेदक या धारक को दी जाएगी कि ऐसा नहीं दिया जा रहा है, लिखित रूप में देगा। और ऐसा विथित व्यक्ति 30 दिन के भीतर बेहद प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। बस इतना आप ध्यान दीजिए, बेहद प्राधिकारी को अपील होगी 30 दिन के भीतर। केंद्रीय सरकार के मोटरयानों को चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति सेक्शन 18 बताती है। इसका क्लॉज 1 आपको देखना है विशेष तौर पे। ऐसा प्राधिकारी जो केंद्र सरकार द्वारा बेहद किया जाए, ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, ऐसे मोटरयान चलाने के लिए जो केंद्रीय सरकार की संपत्ति हैं या उस समय अनन्य रूप से उसके नियंत्रणाधीन हैं, और देश की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए जिनका किसी वाणिज्यिक उद्यम से कोई संबंध नहीं है, उपयोग में लाए जाते हैं, भारत भर में विधिमान चालन अनुज्ञप्ति दे सकेगा। पूरे भारत भर में विधिमान चालन अनुज्ञप्ति दे सकेगा, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकेगा। तो केंद्र सरकार कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस देता है, पूरे भारत में लागू होने वाले वो सेक्शन 18 में आते हैं, बस इतना याद रखना है। 19 में आ जाइए, अनुज्ञापन प्राधिकारी की चालन अनुज्ञप्ति धारण करने से निरस्त करने और उसे प्रतिशत करने की शक्ति। अब देखिए यहाँ पे
कब आप अयोग्य घोषित कर देंगे ड्राइविंग लाइसेंस धारण करने से? तो यहाँ बताया गया अभ्यासिक अपराधी है, अभ्यासिक शराबी है, एनडीपीएस पदार्थों का व्यसनी है, संज्ञेय अपराध करने के लिए वाहन का उपयोग कर चुका है, ड्राइवर के रूप में पूर्वाचरण के दर्शित करने में खतरा हो सकता है, जनता के लिए खतरनाक हो सकता है, कपट या दुर्देशन द्वारा मतलब झूठ बोल के आपने लाइसेंस लिया है, कार्य कर चुका है जो जनता को न्यूसेंस या खतरा कारित करने की संभावना रखता है, परीक्षणों में बैठने में असफल रहा है, परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया है, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति होते हुए लिखित यूनिवर्सिटी से शिक्षार्थी या चरणवृत्ति दी गई है, धारक के अब देखभाल में नहीं है, मतलब उसका गार्जियंस खत्म हो गया है, अनुज्ञा अपराधिकार कारणों से लेखबद्ध करेगा। देखिए ये से कुछ कारण हैं जिनके कारण से अपन क्या विड्रॉ कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं लाइसेंस को। ये यहाँ बताया गया, ये रीजन आप 7-8 रीजन एक बार पढ़ लीजिएगा और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। आगे बढ़ते हैं अपन, ये छोड़ दीजिएगा बाकी चीज़ें। सेक्शन 19-20 में आ जाइए। न्यायालय की निर्धारित करने की शक्ति। अब न्यायालय यहाँ पे अयोग्य घोषित कर सकता है, न्यायालय भी अयोग्य घोषित कर सकता है ऐसे व्यक्ति को, ये बस यहाँ बताएं। इसका सब क्लॉज 2 जो है, सब क्लॉज 2 पे थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहाँ किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा 1 के खंड ग 134 185 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, वहाँ ऐसे किसी अपराध के लिए, और यदि अपराध धारा 132 की उपधारा 1 के खंड ग 134 के संबंध में है, तो ऐसी निर्भरता 1 माह से अन्यून की अवधि के लिए होगी, और यदि अपराध 185 के संबंध में है तो निर्भरता 6 माह से अन्यून अवधि के लिए होगी। देखो 132(1) और 133-34 में क्या क्या है, दुर्घटना पर ड्राइवर के दायित्व बताए गए कि आपको वाहन रोकना है, उसको इलाज के लिए ले जाना है उस व्यक्ति को, ये बताया गया, लेकिन ये मोस्टली उल्लंघन होता है, तो 1 मास के लिए होगी यहाँ पे अवधि। अयोग्यता की अवधि कितनी होगी, 1 माह के लिए कर दिया जाएगा। और जब 185 शराब पी कर वाहन चला रहा है तो 6 माह के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ऐसे व्यक्ति को। न्यायालय अयोग्य करती है घोषित जब जजमेंट होता है। सब क्लॉज 3, इस पे IMP लगा दीजिएगा। सब क्लॉज 2 पे, सब क्लॉज 3 पे IMP लगाइए। न्यायालय जब तक वह विशेष कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा अन्यथा आदेश देना उचित न समझे, किसी ऐसे व्यक्ति को निर्भर करने का आदेश देगा जो धारा 184 के अधीन मतलब खतरनाक तरीके से यान चला रहा है, सिद्ध दोष किए जाने पर अपराध के लिए पुनः दोष सिद्ध किया जाता है। एक बार दोष हो चुका है, दोबारा दोष सिद्ध किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे देखिएगा नैर घोषित करेगा। 189 मतलब दौड़ या गति का मुकाबला कर रहा है के अधीन अपराध का दोषी है। 192 मतलब बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के गाड़ी चला रहा है, दोष सिद्ध पाया जाता है। तो यहाँ पर न्यायालय क्या करेगा, लेखबद्ध कारण से ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर सकेगा। परंतु निर्भरता की अवधि खंड ए में निर्दिष्ट 5 वर्ष से, खंड बी में निर्दिष्ट 2 वर्ष से और खंड सी में निर्दिष्ट 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो आप ध्यान दीजिए, खतरनाक तरीके से यान चलाएंगे तो 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। दौड़ गति का मुकाबला करेंगे, रेस करेंगे तो 2 वर्ष के लिए रोक दिए जाएंगे, यान चलाने से लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। और बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के चला रहे हैं गाड़ी तो 1 वर्ष के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये कुछ क्लॉज 2 और क्लॉज 3 पे IMP लगा दीजिए, क्वेश्चन बनेगा तो इसी से, बाकी आप थोड़ा पढ़ लेना, कोई काम का नहीं है। 21 कुछ मामलों में चालन जब्ती का निलंबन। देखिए यहाँ पे कुछ मामलों में निलंबन करने का पावर भी यहाँ पे दिया गया है, ये भी आप यहाँ पे समझ लीजिएगा क्या है। तो कब निलंबन कर सकता है, इसमें लिखा है पहले दोष सिद्ध किया जा चुका है और फिर दोष सिद्ध होता है घोर उपैति कारित करने या अन्य प्रकार के, तो यहाँ पे 6 मास की अवधि तक के लिए इसको क्या कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। ये बस इतना है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 22 में, दोष सिद्धि पर चालन जब्ती का निलंबन या प्रतिसरण। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोष सिद्ध किए जाने पे बात कर रहे हैं, निलंबन या रद्दकरण किया जा सकता है। दोष सिद्ध किया है, किसी को दोष सिद्ध कर दिया गया अपराध के लिए, तो उसका लाइसेंस भी यहाँ पे निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे लिखी गई है सेक्शन 22 में, इसके अंदर भी कुछ नहीं पढ़ना है।
मृत्यु या घोर उपैती से संबंधित अपराधों के संबंध में यहाँ पर बात की गई है कि ऐसी अपीलें रद्द या निलंबित करने का पावर अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्राप्त है, न्यायालय को प्राप्त है, न्यायालय को प्राप्त है। बाकी आप छोड़ देना इसमें। आदेश, निहरता आदेश का प्रभाव। अब किसी को अयोग्य घोषित कर दिया अपन ने, निलंबित कर दिया, निहर कर दिया है, तो प्रभाव क्या होगा? आगे वो ड्राइविंग नहीं कर पाएगा, ड्राइविंग पकड़ा जाएगा तो ऐसा पकड़ा जाएगा मानो उसने लाइसेंस हो ही ना उसके पास में। अगर बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे वैसी कार्रवाई की जाएगी आपके पास में। अब नहीं प्रभावशील रहेगा, संपूर्ण भारत में प्रभावशील रहेगा ये। तो ये चीज़ है, वाहन चलाने से रोक लगाई जाएगी, ये सेक्शन 23 बता रहे। 24 पृष्ठांकन। अब यहाँ पे पृष्ठांकित भी कर सकता है, जैसे आपने कोई निहरता अयोग्यता घोषित कर दी गई है तो उसके जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, उसके पृष्ठ भाग पर वो इंडिकेट कर दी जाएगी या ई कॉपी पे कर दिया जाएगा कि इस अपराध के लिए किए जाने के लिए आपके लाइसेंस को रद्द किया जाता है 1 माह के लिए, 1 साल के लिए। ये पीछे पृष्ठांकित कर दिया जाएगा। ये पृष्ठांकन 24 में बताया गया, सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी कर सकेगा इसको। 25 पृष्ठांकन का उतारा जाना और पृष्ठांकित रहित अनुचालन जब्ती कर दिया जाना। अब आपका ये क्लियर हो जाता है, आप दोष मुक्त कर दिए जाते हैं या वो अवधि आप भोग चुके होते हैं निहरता के दौरान की 1 साल की अवधि, तो आप एक आवेदन करेंगे। आवेदन करने पे क्या होगा, आपका पहले लाइसेंस जो रहेगा जिस पर पृष्ठांकन किया गया है वो आपका जमा हो जाएगा और उसकी जगह पे नया लाइसेंस आपको दे दिया जाएगा जिसमें पृष्ठांकन उतरा हुआ रहेगा, मतलब बिना पृष्ठांकन के फ्रेश लाइसेंस आपको मिल जाएगा कि आपने कोई अपराध नहीं किया। तो ये पृष्ठांकन का उतारा जाना कहा जाता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे अपन सेक्शन 25 से चालन अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर। अब देखिए, केंद्र सरकार एक नेशनल रजिस्टर रखती है जिसमें जितने भी राज्य सरकार रजिस्टर रखती है इनको भी सम्मिलित किया जाता है, पूरा एंट्री रहती है, मतलब एक साइबर सेल है। मतलब एक आप देखेंगे इंटरनेट पर सर्च करेंगे मध्य प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस, इंडिया ड्राइविंग लाइसेंस, तो वहाँ पे आपको दोनों के संबंध में एक लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आप मालूम कर सकते हैं किसके नाम पे वाहन है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। केंद्र सरकार एक रजिस्टर रखेगी, राष्ट्रीय रजिस्टर कहलाएगा, और राज्य सरकारों को भी राज्य रजिस्टर रखने का अधिकार होगा, और दोनों रजिस्टरों की एक दूसरे तक पहुँच होगी। केंद्र सरकार भी पहुँच कर सकेंगे, राज्य सरकार भी पहुँच कर सकेंगे। 26 राज्य रजिस्टरों का रखा जाना, ये 26 बताती है और 25 से बताती है केंद्रीय रजिस्टरों का रखा जाना। 27 में देखिए केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति दी गई है। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में नियम बनाती है, लर्निंग लाइसेंस के संबंध में नियम बनाती है 27 में, और 28 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति दी गई है। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति दी गई है। कोई लाइसेंस खो जाता है, गुम हो जाता है, तो राज्य सरकार यहाँ क्लॉज सी के अंतर्गत उसको रिन्यूअल करके पुनः बनाने की बात देती। तो इतनी ये बात है ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में। ये लास्ट की 2 धाराएं मेन कॉन्सेप्ट शुरू में दिए गए हैं, इनमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप लोग मेहनत मत कीजिएगा, जबरन नहीं पूरे नियम रटिएगा। आपको इतना पता चलना चाहिए 27 में केंद्र सरकार नियम बनाती है ड्राइविंग लाइसेंस में, 28 में राज्य सरकार नियम बनाती है। सेक्शन 3 में क्या है, आयु बताई गई है, 4 में कम आयु वालों को चलाने से रोका गया है। इस तरह की बातें यहाँ पे की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी में होना चाहिए। तो यहाँ कंडक्टर अनुज्ञप्ति से आगे अपन कल देखते हैं। कल अपना क्या है, 2 तारीख है, क्लास तो रहेगी। देखो क्लास तो रहेगी, और मैं बताऊँगा, नोटिस करूँगा, आपको सूचित करूँगा जब से छुट्टी रखेंगे। 2-3 दिन की छुट्टी रख लेंगे, दीपावली पर मैं भी गाँव जाऊँगा। हम लोगों के यहाँ पे कोई भी गेस्ट आते हैं, घर वाले रहते हैं, तो थोड़ी दिक्कत रहती है। ज़्यादातर रीजनेबल लगेगा, मुझे लगेगा क्लास चलनी चाहिए तो चलती रहेगी क्लास, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं रहेगी। अभी देख लेंगे अपन, वो समझ लेंगे, लेकिन अभी तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अभी गैप नहीं कर रहा हूँ मैं, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। पहले 5 मिनट और पढ़ लेते, फिर क्लास ही ऑफ करेंगे अपन, ठीक है। अब इस पर बात करते हैं अपन जीएस पे।